नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारी को रोकने के लिए वैश्विक एकता का आह्वान किया। कोविड वैक्सीन पर पेटेंट छूट के लिए G7 नेताओं का समर्थन मांगा। G7 के नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले वैश्विक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के लिए बिल्ड बैक बेटर B3W कार्यक्रम की पहल की। कोविड उपचार से संबंधित चिकित्सा उपकरणों पर GST छूट सितंबर तक बढ़ाई गई। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। गोवा में इस महीने की 21 तारीख तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। भारी वर्षा की आशंका की दिशा कर्नाटक की ओर बढ़ने के बाद मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी चेतावनी का स्तर कम किया। भारत की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और टेनिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में गैर वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेजिकोवा ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्टीफानोस सित्सिपास से होगा। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और दूसरा नंबर है 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की विशेष जिम्मेदारी पर बल दिया है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से संपूर्ण विश्व को एक धरती, एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने कोविड वैक्सीन पर पेटेंट छूट के लिए G7 नेताओं का समर्थन मांगा। श्री मोदी ने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज ने प्रत्येक स्तर पर समन्वित प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाने और टीकाकरण प्रबंधन में भारत में डिजिटल माध्यमों के सफल उपयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के सामूहिक प्रयासों में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन में G7 देशों से कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी को बौद्धिक संपदा अधिकारों के दायरे से मुक्त रखने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। सूत्रों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों ने भी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। G7 शिखर सम्मेलन के इस सत्र का विषय था मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली और इसमें कोविड महामारी से संपूर्ण विश्व को उबारने तथा भविष्य में ऐसी महामारियों के खिलाफ प्रतिरोधक व्यवस्था तैयार करने के उपायों पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा के बारे में उच्च स्तरीय संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने और सूखे से निपटने के लिए किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें लगातार बंजर होती जा रही जमीन और पर्यावरण व्यवस्था की बहाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता के लिए भूमि आधारित समाधान से संबंधित गतिविधियां तेज करने के महत्व पर विचार विमर्श होगा। उच्च स्तरीय संवाद में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री शामिल रहेंगे। G7 के नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BIR के मुकाबले वैश्विक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के विकास की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W की पहल की है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों की सहायता करना है।
ब्रिटेन में कॉर्नवाल में हो रहे G7 के शिखर सम्मेलन में जारी वक्तव्य में इन नेताओं ने कहा कि वो मूल्य प्रेरित उच्च स्तरीय और पारदर्शी साझेदारी की पेशकश करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 3 दिन की शिखर बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो B3W योजना को चीन के कार्यक्रम की तरह उच्च स्तरीय विकल्प बनाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि श्री बाइडेन और G7 के देश वैश्विक अवसंरचना की साहसिक पहल B3W के प्रस्ताव से सहमत हैं। वक्तव्य में कहा गया है कि B3W की पहल मूल्यों से प्रेरित उच्च स्तरीय और पारदर्शी साझेदारी होगी, जिसकी अगुवाई बड़े लोकतांत्रिक देश करेंगे। इस पहल से कोविड महामारी से त्रस्त विकासशील देशों में मूल सुविधाओं के विकास के लिए $400 खरब का निवेश किया जाएगा। B3W पहल के अंतर्गत आने वाले वर्षों में निम्न और मध्य आय वाले देशों में मूल सुविधाओं के विकास पर अरबों डॉलर का सामूहिक निवेश किया जाएगा। अमरीका के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार G7 संगठन चीन के बढ़ते प्रभाव पर सामूहिक और समन्वित रूप से अंकुश लगाना चाहता है। G7 के नेता इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया को बताना चाहते हैं कि सर्वाधिक धनी लोकतांत्रिक देश चीन के बढ़ते वर्चस्व का विकल्प दे सकते हैं। अमरीकी अधिकारी ने बताया कि अमरीका G7 के नेताओं को चीन में जबरन मजदूरी करवाने की नीति के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए कहेगा और सम्मेलन के अंतिम वक्तव्य में चीन की आलोचना शामिल की जाएगी। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कल कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की मंत्री समूह की सिफारिशों को मोटे तौर से स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि एंटी फंगल दवाई एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवा टॉसिलिजुमैब को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि एंटी कोगुलेंट हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताई गई कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाओं पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने वाले उपकरण और हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते होंगे। इन पर जीएसटी की दर 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है। विद्युत और गैस से होने वाले शवदाह पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने ये सभी छूट इस वर्ष सितंबर तक के लिए बढ़ा दी हैं। The period up to August was the recommendation. After discussion in the Council, that has been extended to September. So this will be valid till September 30th. जीएसटी परिषद की ये 44वीं बैठक थी। पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मंत्री समूह का गठन किया गया था। मंत्री समूह ने 8 दिन के भीतर ही रिपोर्ट सौंप दी थी। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारी को रोकने के लिए वैश्विक एकता का आह्वान किया। कोविड वैक्सीन पर पेटेंट छूट के लिए G7 नेताओं का समर्थन मांगा।
G7 के नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले वैश्विक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के लिए बिल्ड बैक बेटर कार्यक्रम की पहल की। कोविड उपचार से संबंधित चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी छूट सितंबर तक बढ़ाई गई। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। गोवा में इस महीने की 21 तारीख तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। भारी वर्षा की दिशा कर्नाटक की ओर बढ़ने के बाद मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी चेतावनी का स्तर कम किया। भारत की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया और टेनिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बारबरा क्रेचिकोवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्टीफानोस सित्सिपास से होगा। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत के टीकाकरण अभियान के कल 148वें दिन 31,67,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें से 28,11,000 लोगों को पहला टीका और लगभग 3,56,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। देश के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 25 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को 4 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। इसी आयु समूह में करीब 18,45,000 लोगों को कल पहली और 1,12,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने कहा है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। देश में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल संक्रमित लोगों की तुलना में वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या केवल 3.68% है और इसमें लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में 10,80,000 से अधिक कोविड मरीज हैं। देश में 63 दिन बाद कोविड मरीजों की संख्या 11 लाख से नीचे आ गई है। साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण दर भी कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड मृत्यु की संख्या के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दावे का खंडन करते हुए इसे निराधार बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड डाटा प्रबंधन में पूरी तरह से पारदर्शी है और कोविड संबंधी मृत्यु के बारे में पिछले साल मई में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहचान, परीक्षण और उपचार की नीति के साथ कोविड की रोकथाम और इलाज के लिए प्रभावी व्यवस्था जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए संक्रमण रोकने के बारे में पूरी निगरानी और चौकसी बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। राज्य में कोविड संक्रमण की संख्या लगातार कम हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 524 नए मामले सामने आए। वहीं इस अवधि के दौरान 1,757 कोविड मरीज स्वस्थ हो गए। अब राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 9,806 हो गई है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 98.1% हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.2% पर आ गई है। राज्य में कोरोना टीकाकरण का कार्य केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी है और इसी जून महीने में 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है। अब तक प्रदेश में 2,24,68,959 टीके लग चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण को 3 गुना तक बढ़ाने और आने वाले महीनों में प्रतिदिन 10 लाख टीके की खुराक लगाने की बात दोहराई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोवा सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 21 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलने पर रोक लगाने के लिए कर्फ्यू 21 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निगम बाजारों सहित दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक खुलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह समारोह में पूर्व अनुमति लेकर 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र अनलॉक की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुंबई में कल अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होगा।
नागपुर, धुले, सांगली, बुल्ढाना जिलों सहित राज्य के अन्य हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई के सिविक प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने ताजा आदेश जारी करते हुए कहा कि मुंबई में स्तर 3 क्षेत्रों जैसे प्रतिबंध जारी रहेगी, हालांकि यह स्तर 2 में स्थानांतरित हो गई है। चहल ने कहा कि शहर स्तर 3 के नियमों के तहत होगी जब तक के मामले प्रतिदिन 200 से 300 तक कम नहीं हो जाते। महाराष्ट्र को अनलॉक करने के लिए एक विस्तृत पंचस्तरीय योजना 7 जून को लागू हुई, जिससे उन क्षेत्र के निवासियों और व्यापारियों को राहत मिली जहां कोविड-19 मामलों में काफी गिरावट आई है। राज्य सरकार की योजना के अनुसार सकारात्मकता दर और जिलों और शहरों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों के अधिभोग के आधार पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मिजोरम के शहरी इलाकों में लॉकडाउन अगले सप्ताह 21 जून सुबह 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बड़ी ढांचागत परियोजनाओं को ज्यादा महत्व दे रही है। 4 एक्सप्रेस वे परियोजनाओं पर काम चल रहा है और उनमें से एक परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगभग पूरी हो गई है। एक रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास को नई रफ्तार देने वाली परियोजना के रूप में देखे जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित गाजीपुर जिले को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और प्रयागराज जिले भी इस एक्सप्रेसवे से लिंक मार्गों से जुड़ते हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद लखनऊ से गाजीपुर तक की दूरी महज 3 से 4 घंटे में तय की जा सकेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बाद विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया कल कर्नाटक भेजा गया। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने गुजरात के कलौल में इफ्को संयंत्र से 500 मिलीलीटर वाली नैनो यूरिया की 16,600 बोतलों की खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में बेंगलुरु में उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया 45 किलोग्राम सामान्य यूरिया के बराबर होता है और इसकी कीमत मात्र 240 रुपये है। श्री गौड़ा ने कहा कि इफ्को इस वर्ष नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की 28 करोड़ बोतलों का उत्पादन करेगा। नैनो यूरिया उत्पादन संयंत्र के लिए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इफ्को को उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। देश में विकसित नैनो यूरिया को मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और फसल की उत्पादकता के लिए बेहतर माना जाता है और इसके उपयोग की लागत भी कम है। पुदुचेरी विधानसभा का सत्र बुधवार से बुलाया गया है। विधानसभा सचिव मुनिसामी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उपराज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए 16 जून की तारीख तय की है। इसके लिए सचिव से नामांकन पत्र लिए जा सकते हैं और उसे 15 जून दोपहर 12 बजे तक जमा कराना होगा। नामांकन भरने की सूचना अलग अलग से सभी सदस्यों को भेज दी गई है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में गैर वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेचिकोवा ने रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा को हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। क्रेचिकोवा ने 31वीं वरीयता प्राप्त पाव्लुचेंकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास से होगा। भारोत्तोलन में 2017 की विश्व चैंपियन भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ ने घोषणा की है कि मीराबाई चानू ने विश्व रैंकिंग अंकों के आधार पर क्वालीफाई किया है। मणिपुर की 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था। विश्व भारोत्तोलन संघ के नियमों के अनुसार 14 भार वर्गों में से शीर्ष 8 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग ले सकते हैं, जिनमें 7 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब 40 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की।
पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। सिंधु भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता था। इसके अलावा भी सिंधु ने लगभग सभी प्रमुख बैडमिंटन टूर्नामेंटों में पदक जीते हैं। रियो की सफलता ने उन्हें ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बना दिया। वर्तमान में विश्व की नंबर 7 खिलाड़ी सिंधु 2019 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद विश्व चैंपियन भी हैं। सिंधु ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय भी थी। 2016 के रियो फाइनल में सिंधु स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई थी, लेकिन मारिन के चोटिल होने के कारण अब सिंधु की निगाहें शीर्ष पोडियम पर रहने से कम नहीं होंगी। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा चीनी ताइपे की महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ताई जू यिंग होंगी। मुंबई के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने सूचना दी है कि अरब सागर में उठने वाला तूफान कमजोर होकर कर्नाटक की ओर बढ़ गया है। इसकी वजह से मुंबई के लिए जारी चेतावनी कम कर दी गई है, लेकिन रायगढ़ और रत्नागिरी में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी चलने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अगले कुछ दिनों के लिए पालघर, ठाणे, मुंबई और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की है। मानसून के अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के शेष भागों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर भागों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। बिहार में मानसून समय से पहले पहुंच गया है। मानसून के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। पटना मौसम केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया है कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जैसे पूर्वोत्तर जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बारिश हुई। पटना में भी 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे। मंदिर की संचालन संस्था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के अध्यक्ष वाई.वी. सुब्रसरेड्डी भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजीन में होने वाले भूमि पूजन समारोह में उपस्थित रहेंगे। भूमि पूजन में संचालन संस्था के 28 सदस्य भाग लेंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश के विधायक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर लगभग 12 विशेष आमंत्रित अतिथि होंगे। मंदिर के निर्माण के लिए 62 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें से पहले चरण में 17 एकड़ में मंदिर परिसर, 4 दीवारी, वैदिक विद्यालय, कर्मचारी आवास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य पर लगभग 33 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को मंदिर के निर्माण और संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 40 वर्ष के पट्टे पर भूमि आवंटित की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका अखबारों ने जीएसटी परिषद की बैठक में कोरोना की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स घटाने की खबर सुर्खियों में दी है। दैनिक जागरण ने इसे अहम फैसला बताते हुए लिखा है, जीएसटी घटा, कोरोना इलाज से जुड़ी दवाएं और उपकरण सस्ते होंगे। वैक्सीन की दर में कोई बदलाव नहीं। हरिभूमि ने लिखा है, हैंड सैनिटाइजर और थर्मामीटर भी टैक्स 5% किया गया। इससे लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद। अमर उजाला लिखता है, केंद्र ने कहा, कोविशील्ड टीके की खुराकों के अंतराल में कोई बदलाव नहीं। हिन्दुस्तान ने मुखपृष्ठ पर दिए आलेख में दुनिया में किए गए एक शोध के हवाले से लिखा है, कोरोना की दूसरी लहर में नए मामलों की कमी, बड़ों को टीका लगा तो घट गया बच्चों में संक्रमण। जनसत्ता की बड़ी खबर है, पंजाब विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे अकाली दल और बसपा। राज्य में 25 साल बाद दोनों दलों के बीच चुनावी गठजोड़। अन्य अखबारों ने भी पंजाब की राजनीति में चुनावी बिसात को अपने अपने अनुमानों सहित दिया है।
G7 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डिजिटल तरीके से संबोधित करने का समाचार अमर उजाला, वीर अर्जुन, नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर दिया है। प्रधानमंत्री के एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य मंत्र का जर्मनी ने किया समर्थन। दैनिक जागरण का शीर्षक है, श्री मोदी ने सभी के लिए समान स्वास्थ्य सुविधाओं की परिकल्पना पेश की, कहा लोकतांत्रिक देशों की भूमिका महामारी रोकने में महत्वपूर्ण। मानसून के मध्य भारत तक पहुंचने और देश के उत्तरी भागों की ओर तेजी से बढ़ने पर सभी अखबारों की नजर है। लोकसत्ता ने बारिश की संभावना वाले प्रदेशों की सूची के साथ लिखा है, दिल्ली जल्दी पहुंचने की संभावना। अखबार लिखते हैं, मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जलभराव के कारण कई लोकल ट्रेनें रद्द हुई। अमर उजाला के पहले पन्ने की खबर है, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया फरमान, महामारी को देखते हुए सभी मंत्रालय और विभाग करें खर्चों में 20% की कटौती। दैनिक भास्कर की खबर है, ओडिशा में अगले महीने होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां कोरोना दिशा निर्देशों के अनुसार की जा रही हैं। इस वर्ष भी श्रद्धालु इसमें शामिल नहीं होंगे। हरिभूमि ने पहले पन्ने पर लिखा है, विदेशी श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे हज। सऊदी अरब ने इस बात की पुष्टि की है कि हज यात्रियों को टीका लगवाना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन सऊदी अरब के फैसले को भारत स्वीकार करता है। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर सम्मान देने की घोषणा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, चीन के डिटेंशन कैंपों का किया था खुलासा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारी को रोकने के लिए वैश्विक एकता का आह्वान किया। कोविड वैक्सीन पर पेटेंट छूट के लिए G7 नेताओं का समर्थन मांगा। G7 के नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले वैश्विक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के लिए बिल्ड बैक बेटर B3W कार्यक्रम की पहल की। कोविड उपचार से संबंधित चिकित्सा उपकरणों पर GST छूट सितंबर तक बढ़ाई गई। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। गोवा में इस महीने की 21 तारीख तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। भारी वर्षा की दिशा कर्नाटक की ओर बढ़ने के बाद मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी चेतावनी का स्तर कम किया। भारत की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। और टेनिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में गैर वरीयता प्राप्त बारबरा क्रेचिकोवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्टीफानोस सित्सिपास से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।